नमस्कार दोस्तों। 2-4 दिन से थोड़ी तबीयत ख़राब थी। आपको पता है मौसम चेंज हो रहा है तो ज़ुकाम लग गई, इसलिए क्लास में थोड़ा लेट हो गए। कल से आपको रेगुलर क्लासें मिलेगी। एक मैंने आपकी मनोविज्ञान की क्लास डाल ली है भाई, आप देखिए, आप रेस्पॉन्स दीजिए ताकि फिर मनोविज्ञान की भी क्लासें रेगुलर आपके हो जाए, क्योंकि आपका अच्छा अगर रेस्पॉन्स नहीं आएगा तो फिर क्लासें लगाने का कोई मतलब नहीं है। शानदार टीचर हैं मनोविज्ञान के, तो रीट सेकंड ग्रेड और फर्स्ट ग्रेड वाले एक बार की वो क्लास देखें टीसी सर की। धन्यवाद। तो हम पढ़ रहे थे भाई मीठे पानी की झीलें। देखिए मोटी मोटी आपकी झीलें लगभग हो गई है, छोटी मोटी कुछ झीलें हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। देखिए एग्जाम में एक झील का सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आता है, आप तो सिर्फ उतना ध्यान रखें, आपसे पूछा जाता है प्रताप सागर झील। झील का क्या नाम है आपके? प्रताप सागर झील। सीधा पूछा जाता है प्रताप सागर झील किस जिले में है? पहला ही ऑप्शन चित्तौड़गढ़ होता है। तब हमें याद रखना है कि प्रताप सागर झील जो है वो है आपके जोधपुर में, और इस झील को आप जानते हो कायलाना झील के नाम से। ठीक है भाई, कायलाना झील जिसका निर्माण जोधपुर में है, जिसका निर्माण 1872 ईस्वी में सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था, तो उनके नाम से ही फिर इसका एक नाम पड़ जाता है प्रताप सागर झील। देखिए कायलाना सबको पता है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, जो अलग है आया हुआ क्वेश्चन है, एक ही नहीं 5 से 7 बार रिवीजन हो चुका है। प्रताप सागर झील जोधपुर में है, कायलाना का ये दूसरा नाम है। कायलाना झील का निर्माण 1872 में सर प्रताप के द्वारा करवाया गया था। अब कायलाना झील की सबसे बड़ी जो आपकी विशेषता मैं आपको बता देता हूँ। देखिए इंदिरा गांधी नहर जो आपके हरीके बैराज जो है पंजाब में, हरीके बैराज में सतलज और व्यास नदियों से आपके हरीके बैराज से इंदिरा गांधी नहर परियोजना अपने यहाँ पे लाई गई है। और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से राजस्थान की एकमात्र झील जिसको पानी की आपूर्ति होती है। क्लियर है? कायलाना झील की ओर ज़्यादा कोई लंबी चौड़ी विशेषता नहीं है। इंदिरा गांधी नहर से पानी प्राप्त होता है किसको? कायलाना झील को। हरीके बैराज कहाँ है? पंजाब। कौन सी दो नदियों पे? सतलज और व्यास। सतलज और आपके व्यास, ये आपको थोड़ा सा देख लेना है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ तक आपके हर चीज़ क्लियर है। अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ। देखिए देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, या थोड़ा लिखने में गड़बड़ है। देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान, ठीक है ना भाई। आपके सीधा एग्जाम में पूछ ले आपसे कि राजस्थान का या भारत का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान कहाँ पर स्थापित किया गया? आपको ध्यान रखना है माचिया सफारी कहाँ है? ये भी जोधपुर में है। अब आपको थोड़ा सा घुमा के अगला पूछे तो क्या पूछ सकता है? वो कहेगा कि देश का पहला मरु वानस्पतिक उद्यान किस झील के किनारे विकसित किया जा रहा है? ये झील आपके वही हो जाएगी कायलाना झील। ये मोस्ट है। आपको सीधा पहले तो ये याद रहना चाहिए कि देश का पहला मरु वानस्पतिक जो उद्यान है, ये मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में स्थापित किया गया है। फिर आपके ध्यान में होना चाहिए कि माचिया सफारी जो है वो कायलाना झील के किनारे स्थित है। तो जोधपुर में आपको ध्यान रखना है कायलाना झील की इतनी सी कहानी है, इससे ज़्यादा इसकी और कोई विशेषता नहीं है। ठीक है भाई, मरु वानस्पतिक उद्यान माचिया सफारी में है, इसको नोट कर लेना, मोस्ट है। एग्जाम में ये दो आते हैं बार बार। सन मैंने इसलिए लिखी है इसकी क्योंकि इतनी बार क्वेश्चन आ गया कि मेरे हिसाब से आने वाले समय में हो सकता है आपसे पूछ ले कायलाना झील का निर्माण कब करवाया गया था? 1872। देख लेना जरूर इस सन को, क्योंकि कायलाना झील के काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अब देखिए अगली झील जो है वो आपने नदियों में पढ़ी है, मोती सागर झील। देखिए मैं मोस्ट झीलें हैं ना वो मैं आपको पहले करवा रहा हूँ। मैं भी आपके पुष्कर है या नक्की वगैरह, इनके क्या है कि लगभग सबको पता है। अगर मैं नहीं भी बताऊंगा तो आप वो करके आ जाओगे, वहाँ आप अटकोगे नहीं। लेकिन ये ऐसे क्वेश्चन है जहाँ हम हमेशा अटकते हैं। मोती सागर झील आपसे सीधा पूछा जाए कहाँ पर है तो आप कहोगे भरतपुर। नदियों में हमने पढ़ा था कि रूपारेल नदी के ऊपर स्थित है ये। ठीक है भाई,
रूपा रेल नदी पर आपके बनी हुई है मोती सागर झील। इसकी सबसे बड़ी विशेषता बता देता हूँ, नील हरित शैवाल। नील हरित शैवाल बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि नील हरित शैवाल जिससे N2 खाद बनाई जाती है, ये राजस्थान की किस झील से ज़्यादा संख्या में प्राप्त होता है? तो ये आपके है मोती सागर झील भरतपुर में। कोई लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं है, बहुत ही ईजी वे में है, आपको याद रखना है ये नील हरित शैवाल। एग्जाम में पूछा जाता है नील हरित शैवाल जिससे N2 खाद बनाई जाती है वो राजस्थान की किस झील से प्राप्त होता है? तो हम कहेंगे वो होगी आपके मोती सागर झील। मोस्ट है दोनों ही जो मैंने आपके बताई है। चलिए आगे चलते हैं, इतना ही है। आपको मैंने एक बार और बताया था ना, मैंने कहा नील का नाम आते ही आपको भरतपुर जाना है। अब पूछ ले नील की खेती के लिए फेमस, नील की खेती ये एग्जाम में आया हुआ है। नील की खेती के लिए फेमस है आपके बयाना, और बयाना कहाँ पर है? भरतपुर में। वही बात हो गई, वापस देख लो, नील नाम आते ही आप क्या करोगे? भरतपुर कर दो भाई। नील हरित शैवाल के लिए तो मोती सागर झील और नील की खेती के लिए बयाना। वापस देख लेना, मोस्ट है दोनों के दोनों, आप नोट कर लेना इसको। नील हरित शैवाल और नील की खेती दोनों का ही संबंध भरतपुर से है। छोटी छोटी है वो। अगली जो है उस झील को सिर्फ आप नाम से याद करो, गजनेर। तो गजनेर आपको पता है कि झील भी है, गजनेर आपको पता है अभयारण्य भी है। तो यहीं पे आप दोनों को साथ याद करोगे, दोनों के दोनों बीकानेर। अब देखिए गजनेर झील है, इसका पानी इतना साफ है कि जैसे लगता है दर्पण हो। तो कहते हैं कि दर्पण के जैसी है ये। मैं फिर कह रहा हूं बहुत ही साफ पानी है। अगर पूछ ले बाई चांस, भाई दर्पण नाम इसलिए दिया गया है, साफ पानी है। ये लीजिए गजनेर झील समाप्त। गजनेर का सीधा सा क्वेश्चन आता है, कोई बड़ी बात नहीं। अब गजनेर अभ्यारण्य भी आपको पता है, बीकानेर। ये जाना जाता है बटबड़ पक्षी के लिए, बटबड़ पक्षी, जिसको आप कहते हो रेत का तितर। जिसको आप क्या कहते हो? रेत का तितर। आपके वैज्ञानिक नाम इसका पूछ लेते हैं, इंपीरियल सेड ग्राउच। बस इतना याद कर लो, पूरा नाम याद करने की कहीं आवश्यकता नहीं है, पूरे की आवश्यकता नहीं पड़ती। हमें इतना ध्यान रखना है, इंपीरियन सेड ग्राउच। इंपीरियन सेड ग्राउच ये इसका वैज्ञानिक नाम है। हमें सिर्फ इतना याद रखना है, इंपीरियन। बस इंपीरियन से आपके पकड़ में आ जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। जैसे सेवन जो घास होती है, मैंने कहा सेवन का सीधा आप सीडिकुस रट लो, है ना, लसियोरुस सीडिकुस। पूरा नाम याद करने की जरूरत नहीं है, सीडिकुस सैसे सेवन है, सैसे सीडिकुस। तो एक शब्द पकड़ने वाली स्थिति में हम चले जाएं। यहाँ पे भी आपको इंपीरियल सेड ग्राउच के नाम से इसको जाना जाता है, बटबड़ पक्षी। अब आपको अभ्यारण्य में कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है, झील में आपके हो ही गया है। अभ्यारण्य में क्या पाया जाता है? बटबड़ पक्षी, जिसको आप कहते हो रेत का तितर। इंपीरियल सेड ग्राउच इसका वैज्ञानिक नाम है, हर बार एग्जाम में पूछ लेते हैं। अच्छा अभी बताया था मैंने, हाँ, सेवन का सीडिकुस रट लेना, सेवन का सीडिकुस। तो ये छोटे छोटे से शब्दों को पकड़ के आप आगे बढ़ते जाएं। अब आ जाओ बावड़ियों का शहर। बावड़ियों का शहर है ध्यान में आपके, बावड़ियों का शहर बूंदी। तो अब आपको देखना है, बूंदी की एक फेमस है, बाकी भी बहुत सारी है। जो फेमस है उसका नाम है आपके रानी जी की बावड़ी। अब इसका इतनी बार क्वेश्चन आ चुका है कि भाई पूछो ही मत, सीधा पूछता है रानी जी की बावड़ी कहाँ है। रानी जी की बावड़ी कहाँ पर है? आपके बूंदी में। अब आपको थोड़ा ध्यान रखना है, इसकी स्थापना 1699 ईस्वी में अनिरुद्ध की पत्नी थी नाथावती, इस नाथावती के द्वारा करवाया गया था। तो ये मोस्ट आ जाता है। भाई मैंने यहाँ सन क्यों लिखा है? मैंने इसलिए लिखा है कि रानी जी की जो बावड़ी है ये एग्जाम में कम से कम अब तक के एग्जामों में 200 से 300 बार ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। तो हमें ये ध्यान में रहना ही है, हर हालत में रहना चाहिए कि भाई इस रानी जी की बावड़ी की स्थापना किसने की? नाथावती ने की थी, अनिरुद्ध की पत्नी। और इसकी स्थापना की गई थी आपके 1699। तो ये रानी जी की बावड़ी इतनी है। अब तो बहुत शॉर्ट में ही है, चिंता ना करें, नाम याद करें। अब देखो एक और है भाई, थोड़ा सा देखना, दुगारी झील। ये दुगारी झील कहां पर है? बूंदी में। बहुत ही ज्यादा क्वेश्चन बनाने वाली जगह है दुगारी। देखिए दुगारी आपने
जब आप जनजातियां पढ़ते हो तो हम पढ़ते हैं बासी दुगारी, तेजाजी की कर्म स्थली, बासी दुगारी। ये भी जगह कहां पर है? बूंदी में। ये जगह ही बूंदी की है भाई। बासी दुगारी जो है वो कहां की है? बूंदी की। बासी दुगारी कहां की? बूंदी की है। आपको ध्यान रखना है, बासी दुगारी जो है ये झील भी बूंदी में है, ये स्थान भी बूंदी में है। तेजाजी की कर्म स्थली कहलाती है बासी दुगारी। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूं ये जगह। अब क्या होता है, ये जगह आपने यहां पढ़ी है, मतलब आपको मानो तेजाजी वाले में पढ़ लिया, चलो आपने झील में पढ़ लिया। अब एक बार क्वेश्चन क्या आया था सुनना, क्वेश्चन था कि दुगारी शैली का संबंध, दुगारी शैली का संबंध राजस्थान की किस चित्र शैली से है या किस चित्र शैली की उप शैली है। नो डाउट दुगारी जो जगह है वो बूंदी में है, तो आपके दुगारी शैली का संबंध भी आ जाएगा किससे? बूंदी से। तो इससे आपके दिमाग में एक चीज क्लियर होनी चाहिए, उस जगह पे चले जाओ, ठीक है ना, उस जगह पे चले जाओगे तो काफी कुछ क्लियर हो जाएगा। आपको ध्यान रखना है, बासी दुगारी कह दो, बासी दुगारी झील कह दो या दुगारी शैली कह दो, ये सारे के सारे बूंदी से संबंधित है भाई। मोस्ट कर देना। एक और याद कर लेना, कनक सागर। ये कनक सागर जो झील है ये भी बूंदी में है। अब इसकी विशेषता क्या है भाई? विशेषता ये है कि कनक सागर एक अभयारण्य भी है, और ये कनक सागर अभयारण्य भी कहाँ हो गया? बूंदी। एक के साथ एक फ्री का ऑफर है। अब कनक सागर झील की और कोई विशेषताएं पढ़ने की आवश्यकता हमें नहीं है, हमारे इतना ध्यान में रखना है कि कनक सागर झील पूछ ले तो बूंदी, कनक सागर अभयारण्य पूछ ले तो भी कहाँ पे चले जाओगे आप? बूंदी में ही चले जाओगे। तो मोस्ट देखना, रानी जी की बावड़ी, स्थापना 1699 नाथावती के द्वारा, दुगारी झील बूंदी, बासी दुगारी आप लिख लेना, नोट कर लेना, तेजाजी की कर्म स्थली कही जाती है। और आपको पता है ये बूंदी वाला एरिया है ना, यहाँ पे एक जनजाति रहती है सहरिया। राजस्थान की ये जो सहरिया जनजाति है ये तेजाजी को पूजती है भाई। तो ये बासी दुगारी जो है ना, ये सहरियों का एक पवित्र स्थान है। बाई चांस एग्जाम में पूछ ले कि बासी दुगारी क्षेत्र का संबंध किस जनजाति से है, तो जनजाति में हो जाएगा सहरिया। यहाँ तेजाजी का मेला लगता है और सहरिया जनजाति उमड़ घुमड़ के इस मेले में भाग लेती है। तो चलिए आगे चलते हैं। कनक सागर झील बूंदी, कनक सागर अभयारण्य बूंदी, गजनेर झील बीकानेर, गजनेर अभयारण्य बीकानेर। अगला देखिए, एक बारा की झील है, बहुत बार नाम पूछते हैं, रामगढ़ झील। देखिए रामगढ़ झील जो है ये बारा में है। रामगढ़ झील कहाँ है? बारा में। ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जिसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ है। बस हो गया। लेकिन समस्या क्या आती है आपको पता है? रामगढ़ झील बारा में है, तो बताओ रामगढ़ की पहाड़ियां भी कहाँ हैं? रामगढ़ की पहाड़ियां, ये रामगढ़ की जो पहाड़ियां हैं ये भी बारा में है। कुछ इसका हिस्सा बूंदी में भी जाएगा, लेकिन एग्जाम में हर बार दोनों ऑप्शन नहीं होते हैं। बारा माना जाता है, रामगढ़ की पहाड़ियां बारा, रामगढ़ की झील बारा। और ध्यान रखें, ये जो पहाड़ियां हैं इनकी आकृति है घोड़े के नाल जैसी। इनकी आकृति कैसी है? घोड़े के नाल के जैसी जो पहाड़ियां हैं वो है रामगढ़ की पहाड़ियां। और आप थोड़ा सा देख लेना, अभी पिछले एग्जाम में एक आया था क्वेश्चन, ये आडा वाला पर्वत। क्योंकि आप हाड़ौती में हो तो हाड़ौती में थोड़ा 2-4 पॉइंट आप यहीं याद कर लो भाई। रामगढ़ झील के साथ अगर आप रामगढ़ की पहाड़ियां याद कर रहे हो तो मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है, दोनों सेम ही चीज़ चल रही है। तो हम 2 पॉइंट एक्स्ट्रा और याद करेंगे। आडा वाला पर्वत कहाँ पर है? आडा वाला बूंदी। और एक मुकुंदरा की जो पहाड़ियां हैं वो है कोटा, झालावाड़ और चित्तौड़गढ़। आप तीसरा जिला लोगे, 3 जिलों में चित्तौड़गढ़ को पूछ लेते हैं, तो ये ध्यान रखें आपके। और इसकी मैंने अभी आकृति बताई थी, घोड़े के नाल जैसी जो पहाड़ियां हैं। तो रामगढ़ झील बारा, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जिसका निर्माण उल्का पिंड से हुआ। अब रामगढ़ झील याद कर रहे हो तो एक के साथ एक फ्री वाला करो। रामगढ़ की पहाड़ियाँ ये बारा में है। थोड़ा सा आगे चले जाते हो तो इन्हीं पहाड़ियों में एक आडा वाला पर्वत आ जाएगा, जो आप ये कह सकते हो बूंदी में। याद करने के हिसाब से कर लेना, बूंदी के अंदर है। चलिए, ये झील भी आपकी पूरी मोटी मोटी झीलों में। अगला है रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान या मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान कहलाती है कोलायत झील।
देखिए कोलायत झील आपको पता है बीकानेर, मैं अब इसके बारे में बोल के बताऊंगा, लिखने की मेरे हिसाब से आवश्यकता नहीं है। आपको पता है सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का यहाँ मेला लगता है। कपिल मुनि का जो मेला लगता है ये कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। कार्तिक पूर्णिमा आपके पुष्कर वाला और कोलायत वाला साथ ही लगता है, दोनों कार्तिक पूर्णिमा को लगता है। मैंने आपको कोलायत के क्या कहा था, एक उपनाम, मरुस्थल का सुंदर मरु उद्यान। आप में से अगर कोई गया है वहाँ पे, तो आप जब मंदिर में नीचे की तरफ उतरते हो, इस झील के चारों तरफ आप जाते हो, तो आप देखोगे कि चारों तरफ आपके सबसे ज़्यादा जो पेड़ हैं वो पीपल के वृक्ष बहुत ही ज़्यादा लगे हुए हैं यहाँ पे। तो एक हरियाली का सा माहौल रहता है, इसलिए इसको नाम दे दिया मरुस्थल या रेगिस्तान का सुंदर मरु उद्यान। ठीक है। और जब आप झील देखो तो कोलायत झील की एक विशेषता बताता हूँ, आपके कमल के फूल बहुत ज़्यादा लगे हैं उसके अंदर। तो सीधी सी बात है, पेड़ पौधे हैं, फूल वगैरह है, इसलिए इसको मरु उद्यान का नाम दे दिया जाता है। सांख्य दर्शन के प्रणेता कपिल मुनि का कार्तिक पूर्णिमा को मेला लगता है। जब कार्तिक पूर्णिमा को मेला तब लगता है ना भाई, लाखों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं और ये पुष्कर झील में क्या करते हैं, एक कोई भी पत्ता ले लिया और उस पर दीपक जला के उस झील में प्रवाहित कर देते हैं, और ये जाना जाता है दीपदान के नाम से। तो राजस्थान की कौन सी ऐसी झील है जो अपने दीपदान के कारण पूरे विश्व में प्रसिद्ध है, तो वो हो जाएगी आपकी कौन सी झील, कोलायत झील। कोलायत झील जानी जाती है किसके लिए, दीपदान के लिए। तो कोलायत झील भी समाप्त। कोलायत झील बीकानेर, कपिल मुनि का मेला लगता है कार्तिक पूर्णिमा को, और इसको कहते हैं मरु स्थल का सुंदर मरु उद्यान। ठीक है। और दीपदान के लिए ये आपके जानी जाती है। कोलायत जो झील है वो किसके लिए जानी जाती है, दीपदान के लिए। ये छोटी छोटी झीलें मैंने पहले इसलिए करवाई है क्योंकि एग्जाम में इनका सबसे ज़्यादा बार पूछा जाता है। तो अब आप आ जाओ, राजस्थान की सबसे पवित्र नई झील पढ़ेंगे, वह प्रदूषित झील। राजस्थान की सबसे पवित्र और सबसे प्रदूषित झील का नाम बताओ। ये एग्जाम में ऐसे कैसा आया हुआ क्वेश्चन है, तो आप सीधे चले जाओगे अपने पुष्कर, और ये पुष्कर झील अजमेर। अब इसके बारे में सुनना भाई, काम की चीजें मैं पहले बताऊंगा, बाकी का मैं बोल बोल के बता दूंगा। एग्जाम में क्या आता है सुनना। आपको पता है कि सबसे पवित्र है, पवित्र है इसका मतलब हम इसको कहते हैं हिंदुओं का 5वां तीर्थ, हिंदुओं का कोकण तीर्थ। तो इस हिसाब से तो ये हो गए आपके क्या, पवित्र। अब देखो प्रदूषित है, बहुत ज्यादा प्रदूषित है। एग्जाम में क्वेश्चन क्या आता है सुनना, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आता है कि पुष्कर झील की सफाई का कार्य किस देश की सहायता से करवाया जा रहा है, तो आप लिख देना कनाडा। क्या कर दोगे आपके, कनाडा। क्लियर हो गया ना। 5वां तीर्थ कोंकण तीर्थ कहते हैं, तीर्थों का मामा कहते हैं, ये तो आपको सबको पता ही होगा, तीर्थों का इसको क्या कहते हैं, मामा। अब प्रदूषित वाला आपको ध्यान रखना है, पुष्कर झील की सफाई का कार्य कौन से देश की सहायता से हो रहा है, कनाडा देश की सहायता से। ये पुष्कर झील है ना, इसकी आकृति अर्धचंद्राकार है भाई, आधे चांद के जैसी इसकी आकृति है। तो अर्धचंद्राकार आकृति की जो झील है, उस झील का नाम आप क्या रखोगे, पुष्कर झील। अब इस पुष्कर झील के इधर यहाँ पर कुल 52 घाट बनाए गए हैं भाई। कितने घाट है पुष्कर झील में, 52 घाट है, जिसमें से महिला घाट का जो निर्माण है वो मैडम मेरी के द्वारा कराया गया था। मैडम मेरी से मतलब मेरी पत्नी नहीं होगा यहाँ पे, उस अंग्रेजनी का नाम ही था मैडम मेरी। एडवर्ड पंचम की वो पत्नी थी, यहाँ आई थी आपके, तो उसने देखा कि महिलाओं के लिए नहाने के लिए अलग से जगह नहीं है, तो उसने महिला घाट का निर्माण करवाया। ये मैडम मेरी बहुत बार पूछी जाती है एग्जाम में, सीधा पूछते हैं पुष्कर झील में। पहले तो बता देना घाट कितने हैं, ये भी आया हुआ था अभी पिछले एग्जाम में। कितने घाट है, 52 घाट, जिसमें से महिला घाट का निर्माण मैडम मेरी के द्वारा करवाया गया था, जिसको वर्तमान में आप गांधी घाट के नाम से भी जानते हो। और सबसे पवित्र यहाँ एक छोटा सा घाट है, गो घाट, गो घाट, ये पवित्र। अब देखो इस झील के थोड़ा सा यहाँ आप आगे चले जाओ, ये देखो यहाँ पर है 5 कुंड बने हुए हैं, इसको कहते हैं पंचकुंड। नाम हो गया पंचकुंड, है कहाँ, पुष्कर। ये भी आपके एक धार्मिक स्थान है, कहते हैं पांडवों ने यहाँ पे स्नान किया था। तो एग्जाम में कई बार पूछा गया था कि पंचकुंड कहाँ पर है, पंचकुंड पुष्कर में है, पुष्कर झील के किनारे ही है आपके पंचकुंड। ये मोस्ट है, पांडवों से संबंधित स्थान है, इसलिए परीक्षाओं में पूछा
जाता है। क्लियर हो गया भाई। अब आपके पुष्कर झील के अकॉर्डिंग एग्जाम तो ये इतने ही क्वेश्चन बनते हैं। कौन कौन से? सबसे पवित्र, सबसे प्रदूषित। तो पवित्र में देखो और भी मैं नाम लिखाऊंगा, आपको ये ध्यान रखना है, पांचवा तीर्थ, कोंकण तीर्थ, मामा कहते हैं। अच्छा, प्रदूषित है तो इसकी सफाई का कार्य कौन से देश की सहायता से हो रहा है? ये कनाडा की सहायता से हो रहा है। ये इस श्रेणी का क्वेश्चन है, एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। आकृति अर्धचंद्राकार है, ये आप याद रखोगे। इसके किनारे कुल घाटों की संख्या है 52। महिला घाट का निर्माण मैडम मेरी ने करवाया था। इसके जस्ट पास जो है वो है आपके पंचकुंड, और ये पंचकुंड एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। पुष्कर के अंदर है भाई पंचकुंड। अब वही है, कार्तिक पूर्णिमा को यहाँ पे भी क्या लगता है? मेला लगता है, रंग बिरंगा मेला। जो तो विदेशी पर्यटक सबसे ज़्यादा पुष्कर के मेले में आते हैं। अब पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि पुष्कर झील का निर्माण अलग अलग थ्योरी है। कई कहते हैं पुष्करणा ब्राह्मणों के द्वारा करवाया गया था, और कई जो आपके ज्योग्राफिकल अगर हम कहते हैं तो पुष्कर झील का निर्माण ज्वालामुखी से हुआ है। तो ज्वालामुखी से जो भी झील बन के तैयार होती है उसको कहते हैं काला डेरा या क्रेटर। ये छोटे मोटे अंतर है भाई, ज़्यादा कुछ नहीं है। अगर छोटा गड्ढा है तो क्रेटर है, बड़े गड्ढे में बन गई तो काला डेरा है। तो आपको ध्यान रखना है, ज्वालामुखी से जो आपके निर्मित झील है उस झील का नाम है पुष्कर झील। क्रेटर का उदाहरण नक्की झील है। तो यहाँ तक क्लियर। अब सुनिए पुष्कर झील के बारे में, आपके लगभग सारी चीज़ें तो हो गई इसकी। राजस्थान की सबसे प्राचीनतम व सबसे पवित्र झील, राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं उनमें सबसे क्या है? ये प्राचीनतम है। और देखिए इसके बारे में क्या है, ध्यान से सुनना। कहते हैं कि वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखी थी, वेद व्यास जी ने महाभारत पुष्कर झील के किनारे बैठकर लिखी थी। कहते हैं युद्ध के बाद कौरवों और पांडवों का जो दिव्य मिलन हुआ था वो भी पुष्कर झील के ही किनारे हुआ था। राम ने अपने पिता दशरथ की अस्थियां भी पुष्कर झील में बहाई थी। और पुष्कर झील के बारे में कहा जाता है कि मेनका ने किसकी तपस्या भंग की थी भाई? विश्वामित्र की। तो मेनका ने विश्वामित्र की तपस्या भी आपके इसी झील के किनारे कहते हैं कि भंग की थी। ऐसी मान्यताएं हैं। तो ऐसी मान्यताएं एग्जाम में कभी नहीं पूछी जाती, हमें बस याद रहे, अच्छी बात है। अपने अकॉर्डिंग एग्जाम जो था वो मैंने आपके सामने कर ही दिया है। पुष्कर झील यहाँ पे समाप्त होती है। अब देखिए पुष्कर झील के बाद अगली, यहीं अब अजमेर की 2-4 और है। फाय सागर झील का निर्माण अकाल राहत कार्यों के तहत अंग्रेज अधिकारी फाय के द्वारा करवाया गया था भाई। अंग्रेज अधिकारी कौन था? फाय। और आपके मोस्ट बता देता हूँ, फाय सागर का मुख्य रूप से जो उद्देश्य था ना वो था बाढ़ को रोकना। आपसे पूछ ले बाढ़ नियंत्रण हेतु किस झील का निर्माण करवाया गया, तो बाढ़ नियंत्रण हेतु आपके कौन सी थी? फाय सागर। कहते हैं बांडी नदी का ही पानी आता है इसमें, फाय सागर में तो हो सकता है पहले बांडी में कोई बहुत ज़्यादा बाढ़ आती होगी, तो बाढ़ नियंत्रण के लिए बनाई गई थी आपके फाय सागर। फाय सागर समाप्त है, कुछ नहीं है इसमें इतना। चलिए एक और है यहाँ की झील, उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। अगली झील का नाम आप खुद ही बता दो। आप जाते हो ना घूमने के लिए कभी भी अजमेर, तो आप यहाँ ज़रूर जाके आते हो। और उस झील का नाम आपके क्या है भाई? आना सागर। अर्णोराज के द्वारा बनाई गई आना सागर। चलिए आना सागर। आना सागर की कोई बड़ी कुछ नहीं है। आना सागर झील जो है वो आपके अजमेर। देखिए इस झील की विशेषता बता देता हूँ कि आपके अजमेर अगर हम जाते हैं तो इस तरफ पुष्कर के आसपास की जो पहाड़ियाँ हैं उन पहाड़ियों को हम कहते हैं नाग की पहाड़ियाँ, ठीक है। और इस तरफ जो है यहाँ पर है आपके तारागढ़ की पहाड़ियाँ, मध्य अरावली की सबसे ऊंची चोटी। तो कहते हैं कि अर्णोराज के समय तुर्क लोग हैं वो यहाँ पे लूटपाट बहुत ज़्यादा करते थे। तो एक बार तुर्क सेना यहाँ पे आ गई इन दोनों के बीच में, और अर्णोराज ने क्या किया, उन दो सबको घेर घरा के, और 1137 के बाद लगभग की बात है, वहाँ पे उन तुर्कों को मार दिया। तो उनके शव वहीं पड़े रहे। कुछ समय के बाद बदबू आना शुरू हुआ, तो सीधी सी बात है फिर अर्णोराज ने क्या किया, यहाँ पर चंद्रा नदी का पानी रोक कर, एक नदी आती है इधर चंद्रा, इस चंद्रा नदी का पानी रोक कर आपके इस झील का निर्माण करवा दिया गया था, जिसका नाम है आना सागर। अब एग्जाम में पूछ ले बाई चांस कि तुर्कों के खून से सनी धरती को साफ करने के लिए राजस्थान में किस झील का निर्माण करवाया गया था? आना सागर। आना सागर झील का और कुछ नहीं आने वाला भाई। आना सागर झील का निर्माण आना सागर झील का निर्माण आपको इतना जाना है, अजमेर में है, चंद्रा नदी पर है,
और इसका निर्माण 1137 में अर्णोराज के द्वारा करवाया गया था। अब देखिए इस झील के किनारे एक बगीचा है जिसका पहले नाम था दौलत बाग, और फिर अभी वर्तमान में आप उसको सुभाष उद्यान के नाम से जानते हो। ठीक है ना भाई, थोड़ा देख लेना। नेहरू उद्यान कहाँ था? फतेह सागर झील के किनारे। नेहरू उद्यान कहाँ था? फतेह सागर झील के किनारे। ये सुभाष उद्यान जो है वो है आना सागर झील के किनारे। अब देखिए इस सुभाष उद्यान या दौलत बाग का निर्माण जहांगीर के द्वारा करवाया गया था। जहांगीर ने यहाँ दौलत बाग लगाया और जहांगीर को बेटो गुणो शाहजहां, और शाहजहां ने यहाँ क्या किया भाई? 12 दड़ का निर्माण करवाया। ये 12 दड़ है क्या? हमारे तो काम पड़ता ही रहता है, आरपीएससी से चक्कर लगते रहते हैं। 12 संगमरमर के बड़े बड़े से पिलर हैं, उनको कहा जाता है आपके 12 दर। दर यहाँ कई जगह 12 दरियाँ लिखा आता है, तो आप सीधा सा याद कर लेना कि बाप ने तो बाग लगाया और बेटे ने दरियाँ बिछा दी। बाप कौन? जहांगीर। जहांगीर ने यहाँ क्या लगाया? बाग लगाया, और शाहजहां ने क्या किया? यहाँ पे 12 दरियाँ बिछा दी। अब वापिस ध्यान रख लेना, शाहजहां इसी के समय यहाँ जहांगीर के समय चश्माए नूर, ये भी इससे किनारे स्थित है भाई। चश्माए नूर जो है वो भी आपके किस झील के किनारे है? आना सागर झील के किनारे है। तो ये आना सागर झील भाई मोटी मोटी तो हो गई, कचरा पड़ने की मेरे हिसाब से कहीं आवश्यकता रहती नहीं है। अब देखिए इसमें पूछा क्या जाता है, पूछने में तो आपके मोस्ट ही मोस्ट है ये 12 दड़ वाला। एक तो 12 दड़ और एक आपके ध्यान रखना सुभाष उद्यान। ये चश्माए नूर भी यहीं पर स्थित है आना सागर झील के किनारे। तो ये आना सागर झील भी पूरी। तो अब ज़्यादा डीपली जाने की आवश्यकता नहीं है। कई जगह कहेंगे कि मान सिंह के द्वारा निर्मित मान महल, ये पुष्कर झील के किनारे था, सॉरी वहाँ था मान, यहाँ नहीं है। पुष्कर झील के किनारे मान महल भी स्थित है, जो वर्तमान में एक चर्च का रूप उसने ले लिया। तो इतना ज़्यादा डीपली जाने की कहीं आवश्यकता है नहीं, मोटे मोटे क्वेश्चन आने हैं भाई। क्वेश्चन तो एक आना है, वो जो मैंने पहली क्लास ली वो मोस्ट थी, और उसके बाद अब छोटे छोटे जो है ना वो आजकल ज़्यादा देते हैं क्वेश्चन, जिसमें अभी मैंने आपको प्रारंभ में बता दिया था। सर प्रताप सागर झील बार बार में पूछी जा रही है। दुगारी झील आप ना भूलें, कनक सागर, दुगारी, ठीक है, ये तो मोस्ट है। रानी जी की बावड़ी सबको पता है, आपको भी पता है कि भाई कहाँ है, बूंदी में। लेकिन जो नहीं पता है वो याद करो, 1699 में नाथावती के द्वारा उसका निर्माण करवाया गया था। अब छोटी छोटी झीलें और है आपके, एक आपके सिल्लीसेट झील। सिल्लीसेट झील का आपको ध्यान में होगा भाई, मेरे हिसाब से मैं ये मानता हूँ ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, ये हमारे ध्यान में रहनी चाहिए। सिल्लीसेट झील जो है वो है अलवर में। सिल्लीसेट झील कहाँ पर है? अलवर में, ठीक है। अब इसको कहते हैं आपके राजस्थान का नंदन कानन। राजस्थान का नंदन कानन, कानन यानी कानन जंगल, तो अच्छी हरियाली है यहाँ पे, इसलिए इसको राजस्थान का नंदन कानन नाम से भी जाना जाता है। विनय सिंह के समय इसका, विनय सिंह जी आपको पता है, अलवर में तो एक ही राजा हुए विनय सिंह। अब आप खुद सोचो ना, आपके जब भी आप अलवर चित्र शैली पढ़ते हो, वहाँ पढ़ते हो वो गणिकाओं का चित्रण हो गया, ये वो XYZ जो भी है, विनय सिंह के समय। विनय सिंह यहाँ के फेमस राजा है, एग्जाम में पूछ सकते हैं आपको। विनय सिंह का संबंध सीधा अलवर से ले लेना, इसी ने बनाई थी सिल्लीसेट। लेक पैलेस होटल भी स्थित है यहाँ पे। लेक पैलेस होटल जी, सिल्लीसेट झील अलवर, राजस्थान का नंदन कानन। लेक पैलेस होटल, लेक पैलेस होटल जो है वो सिल्लीसेट झील के किनारे स्थित है। चलिए आपके सिल्लीसेट झील क्लियर। वापिस सुनना, आइसलैंड रिसोर्ट होटल जो है वो है बाबा का मगरा पे, और वो है आपके कहाँ पे? बाबा का मगरा जयसमंद झील, जयसमंद झील में है। वापिस नोट कर लेना दोनों को साथ साथ में। तो भाई अब मोटे मोटी जो आपकी झीलें हैं वो तो मैंने लगभग सारी करवा दी। एक नक्की झील रह जाती है ना, और ये मोस्ट भी है थोड़ी, नक्की झील सिरोही। भाई राजस्थान की जितनी भी झीलें हैं, राजस्थान की जितनी झीलें हैं वो पहाड़ों के नीचे है, और ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील है जो पहाड़ के ऊपर ही है, आबू के ऊपर की ऊपर है। तो अरावली की गोद में स्थित आपके जो झील है वो कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील के बारे में कहा जाता है
कि राजस्थान की एकमात्र ऐसी झील जो सर्दियों में जम जाती है, राजस्थान की सबसे ऊंचाई पर स्थित झील, सबसे ऊंची झील यही है। और सर्दियों में जमने वाली झील भी आपके कौन सी है? नक्की झील। नक्की झील की एक विशेषता और है, इस नक्की झील का कहते हैं कि इसका निर्माण देवताओं के द्वारा किससे किया गया था? नाखूनों से। लेकिन वास्तव में ये क्रेटर झील है, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। कुछ यहाँ किंवदंतियाँ भी है, कहते हैं कि यहाँ एक कोई सुंदर कन्या रहती थी, तो एक पुरुष लड़का कह सकते हो, उसका दिल आ गया, उसने कहा भाई मैं शादी करना चाहता हूँ। उसके बाप ने शर्त रख दी कि भाई एक पानी की व्यवस्था कर, एक झील बना। अब कहते हैं कि वो उसने रातों रात बना दी। कौन सी? नक्की झील। ये कहावतें हैं, इन कहावतों का हमारी वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो उसने कहते हैं झील बना दी, लेकिन उस डोगरे ने कहा कि नहीं भाई, हो ही नहीं सकता एक रात में झील बन जाए, तो नहीं करूँगा शादी। तो कहते हैं कि वो लड़का फिर उस झील में गिर के और मर गया। तो उसी के नाम से यहाँ एक मंदिर है, रसिक बलमा का मंदिर। रसिक बलमा का जो मंदिर है, वो कहते पूछ ले बाई चांस, ऐसा पूछे तो नहीं जाते भाई, मैं तो नहीं मानता ऐसे। तो ये एक छोटा सा मंदिर भी बना हुआ है। अब आपको पता है इस झील का सबसे मोस्ट क्वेश्चन वही है, टोड रॉक और नन रॉक। ये टोड रॉक, नन रॉक और नंदी रॉक, रॉक का मतलब चट्टान। एक चट्टान है वो मेंढक के जैसी है, एक है दुल्हन के जैसी है, एक नंदी के जैसी है। तो नन रॉक, टोड रॉक या नंदी रॉक जो है वो किस झील के किनारे है? नक्की झील। सबसे ऊंचाई पर स्थित है। ऊंचाई पर स्थित होने के कारण आपको पता है सूरज को डूबते हुए जहाँ से हम देख ले, तो ऐसी जगह यही है, सनसेट पॉइंट यहाँ पे है। राजस्थान में सनसेट पॉइंट कहाँ पर है? नक्की झील, ठीक है भाई। नक्की झील का ज़्यादा इससे कुछ ज़्यादा याद नहीं करना आपको। कहेंगे निम्न में से स्थिति के अनुसार भिन्न है, तो स्थिति के अनुसार भिन्न में 4 जहाँ झीलें मिले, नक्की झील अलग रहेगी, क्योंकि बाकी सारी झीलें ज़मीन पे है, ये ज़मीन से थोड़ी ऊपर है। नाखूनों से बनी थी, अच्छी बातें हैं, ठीक है। आप तो याद रख लेना, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक, ये बार बार में सिर्फ यही पूछा जाता है। और आपको पता है यहाँ वो जनजाति रहती है ना, शहद ग्रासिया, कहते हैं ग्रासिया जो जाति है, ग्रासिया जाति की सबसे पवित्र झील है। यहाँ वो अपनी अस्थियों का विसर्जन भी करते हैं। तो ये नक्की झील है, जितना पढ़ो उतना कम है। एग्जाम में तो यही आता है, टोड रोक, नन रोक, नंदी रोक। अब आप राम झरोका इसके किनारे है, सनसेट पॉइंट इसके किनारे है, ऐसे कुछ लेना देना नहीं है ज़्यादा। आप ध्यान रख लेना, ग्रासियों की पवित्र झील मानी जाती है नक्की झील। तो ये आपके नक्की झील भी समाप्त हो गई है। अब देखता हूँ कुछ और है क्या। नक्की झील समाप्त। चलिए अगली जो झील है, अगली झील थोड़ी मोस्ट है भाई, नाम ही याद कर लेना, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी तो देखो झीलें बेहिसाब पड़ी है, कितनी याद करोगे। एक आता है ये सावन भादो झील, बार बार पूछते हैं। अब देखिए ये नाम कंफ्यूज करने वाला है। अब इसमें मैं चाहूँ तो भी आपको 5-7 ऐसे नाम बता दूंगा कि भाई अलग अलग है, फिर आप ऐसा सोचोगे रे यार देखो सर को इतना नॉलेज है, ऐसा कुछ नहीं है। सावन भादो झील कभी नहीं, सावन भादो योजना या बांध, सावन भादो बांध या झील, सॉरी झील नहीं बांध। अब बांध याद करो, बांध नहीं आए तो परियोजना याद करो। और ये एग्जाम में पूछी जाती है। इस झील से कोई मतलब नहीं है, फालतू का आपको मैं कंफ्यूज नहीं करूंगा। आप तो सावन बांध दो, बांध याद रखना कोटा में है भाई। सावन भादो बांध कहाँ पर है? कोटा। बस इतना याद रखो। मेरे को बतानी है आपको सावन भादो झील, झील सिरोही में। झील कहाँ पर है आपके? सिरोही में। तो सावन भादो जो झील है वो तो है सिरोही में। सावन भादो झील जो है वो कहाँ पर है? सिरोही में। लेकिन आपको पता है कि आप में कंफ्यूज नहीं होना है, अपन को सावन भादो झील मत याद करो। आप तो याद हो तो ठीक है, नहीं छोड़ दो। सावन भादो बांध जो है परियोजना है, ये कोटा की है। ये कहाँ की है? कोटा। ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। अब ऐसे कहते थे सावन भादो महल कहाँ है? महल डींग भरतपुर में है। कि सावन भादो कढ़ाइयाँ कहाँ हैं? कि सावन भादो की जो 2 मोटी मोटी कढ़ाइयाँ हैं वो देशनोक में है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ सावन भादो परियोजना याद करनी है। झील का ऐसे देना तो बेहिसाब क्वेश्चन बनाते जाओ, आप जितने क्वेश्चन बनाओगे वो कम ही पड़ेंगे। तो काम की चीज़ मैंने आपको बता दी, सावन भादो बांध या परियोजना कोटा में है।
मैंने कुछ बोलकर इसलिए बताया ताकि आपका जो मुख्य ध्यान है वो यहाँ रहना चाहिए। अब सावन भादो झील सिरोही में है, चलो ठीक है, ध्यान रहे, याद रहे तो ठीक है, भूल जाओ तो कोई इतना नुकसान वाला नहीं है। लेकिन ये क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, यहाँ पे आपको गलती नहीं करनी है, ठीक है भाई। अब बाकी मैं आपको सूचित कर देता हूँ कि अपने टेलीग्राम चैनल से आप जुड़ जाइए, क्योंकि अब मैं सारी झीलों के नाम लिख के सिर्फ आपको बताना चाहता हूँ तो ऐसा तो पॉसिबल होगा नहीं, क्योंकि मोस्ट झीलें हमने सारी की सारी कवर कर ली। अब कचरा झीलें हैं जिसमें हमें सिर्फ पढ़ना है कि ये झील कहाँ पे है। जैसे एक तो ये मोस्ट ही है, मैं भूल ही गया, ये तो तालाबशाही झील, सीधा पूछ लेते हैं एग्जाम में, तालाबशाही झील कहाँ है? तालाबशाही झील धौलपुर। कहाँ पे है भाई? धौलपुर। थोड़ा सा देखना, दो झीलें में और आ गई मेरे ध्यान में। एक तालाबशाही झील बार बार पूछी जाती है, धौलपुर के अंदर है तालाबशाही झील। क्लियर कर लेना, ज़्यादा इसकी व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। बाकी मैं जो आपको नोट्स उपलब्ध कराऊंगा उसमें लिखा मिल जाएगा। मैं इतना जानता हूँ कि इसका क्वेश्चन सीधा आता है, तालाबशाही झील कहाँ पर है? धौलपुर। अब देखना, वन विहार, ये वन विहार एक झील भी है और वन विहार एक अभ्यारण्य भी है। तो मैं आपको झील का नहीं कह के मैं आपको सीधा कहता हूं कि वन विहार अभ्यारण्य है, ये धौलपुर में है। झील आप याद करो तो आपकी मर्जी, अन्यथा इसका तो ये पूछा जाता है। तो वन विहार दोनों में याद कर लो, झील भी है और क्या है? वन विहार अभ्यारण्य भी है, और दोनों के दोनों कहाँ पे ले जाओगे आप? धौलपुर में। एक झील जिसको बार बार पूछा जाता है, गेप सागड़ी। भाई ये थोड़ा आप इसको तो रटोगे, गेप सागर हर बार आती है एग्जाम में, डूंगरपुर में है गेप सागर, ठीक है। कहाँ पर? डूंगरपुर में। अच्छा, कहते हैं गोरा और बादल के जो महल है वो गेप सागर, तो गोला बादल के महल तो और भी मिल जाएंगे, लेकिन कालीबाई उद्यान नहीं मिलेगा। और मैं फिर आपको कहना चाहता हूँ, मेरा यहाँ आपको उद्यान बताने का कोई उद्देश्य नहीं है। आपको एग्जाम में कभी नहीं पूछा जाएगा कालीबाई उद्यान, अभी के एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा नहीं पूछा जाएगा, लेकिन अभी इसका कोई ऐसा है नहीं। आपको ध्यान रखना है, कालीबाई कौन? हाँ, सेंगा भाई है ना, अपने गुरु को बचाते हुए। तो ये कालीबाई वाला हुआ था रास्तापाल कांड। तो रास्तापाल कांड हुआ कहाँ पे? डूंगरपुर। कब हुआ? छुट्टियों में हुआ था, जून 1947। तारीखों में जाने की कहीं आवश्यकता नहीं है, मैं चाहूँ तो 17 लिख दूँ यहाँ पे, लेकिन मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ आप इस चीज़ को पकड़ लो कि अपने गुरुओं को बचाते हुए वीरगति को प्राप्त हुई थी कालीबाई। लेकिन वो महीना जून अपने छुट्टियाँ रहती है, तो कालीबाई भी खेत से आ रही थी। कालीबाई भी तो कहाँ से आ रही थी? खेत से आ रही थी। तो ये जून का महीना था। रास्तापाल कांड सीधा पूछ लेते हैं, बहुत ही मोस्ट चीज़ है। तो अब मैं आपको बता देता हूँ, गेप सागर डूंगरपुर, गोरा और बादल के महल इसके किनारे हैं, और कालीबाई उद्यान। तो कालीबाई उद्यान से ज़्यादा आप क्या करोगे? रास्तापाल का कांड याद करोगे, डूंगरपुर का, जून 1947 में अपने गुरु सेंगा भाई को बताते हुए वीरगति को प्राप्त हो गई थी। चलिए, गेप सागर भी समाप्त। तो पीछे जब मैं भौतिक भूभाग पढ़ा रहा था उसमें एक अरावली वाला रह गया था थोड़ा, क्योंकि उस दिन नेट अच्छी तरह काम किया नहीं। तो कल मैं अरावली का जो है वो डालूंगा वीडियो। अभी आप क्या करोगे? टेलीग्राम जो है अपना चैनल, उससे आप जुड़ जाइए। मैं देखिए, जो पात्र होते हैं ना हमारे, एक सीधा सा एक सिद्धांत है भाई कि ज्ञान हमेशा पात्र को दो, ज्ञान हमेशा पात्र को दो। अब YouTube जो मेरे आपके क्या है टेलीग्राम चैनल पे भी है ना, मैं ऐसे नहीं है कि मैं पूरे के पूरे नोट्स डाल देता हूँ उसमें पढ़ाता हूँ, नहीं। जिसको चाहिए मैं अपने नंबर दे देता हूँ। हाँ भाई, जिसको चाहिए उसको दो ना, जिसको ज़रूरत नहीं है मैं अपने नोट्स को फालतू में इधर उधर करता रहूँ, तो ऐसी कुछ नहीं है। आप टेलीग्राम से जुड़िए, जैसे जुड़ोगे आप अपने मैसेज करोगे मुझे कि सर नोट्स चाहिए, नो डाउट मैं अपने व्हाट्सएप पे आपको लेके अपना जो खुद का लक्ष्य क्लासेज का जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें आपको ऐड कर दूंगा। और वो नोट्स में अपने लक्ष्य ग्रुप वाले जो मेरे डीडवाने का और आसपास के बच्चों का जो हमारा ग्रुप है, मैं उसमें वो नोट्स शेयर करता हूँ। पूरे राजस्थान में मैं शेयर नहीं करता, लेकिन जिनको चाहिए उनको मैं ज़रूर दे दूँगा भाई। तो अभी आपके झीलों वाले जो नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल पे आके आप मुझे कह देना कि सर हमें नोट्स चाहिए, मैं आपको वो नोट्स उपलब्ध करा दूंगा। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कर दिया करो, लाइक ठोक दिया करो, ठीक है।